सो यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग। दो टॉपिक अपन खत्म कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। कौन सा टॉपिक खत्म कर लिया? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जब अपन पढ़ाई कर रहे थे, तो वो बेसिकली किस चीज पे डील कर रहा था? कौन से टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पे डील कर रहा था? डिस्क्रीट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन पे डील कर रहा था। डिस्क्रीट वैल्यूज पे वो डील कर रहा था। दो टाइप का रैंडम वेरिएबल्स होता है, फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला देता है। दो टाइप का रैंडम वेरिएबल होता है। दो टाइप का रैंडम वेरिएबल होता है, जिसके अंदर पहला रैंडम वेरिएबल है डिस्क्रीट वेरिएबल। दूसरा रैंडम वेरिएबल है कंटीन्यूअस वेरिएबल। ठीक है। अभी तक अपन ने दो टॉपिक पढ़ लिया, डेट इज बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे अपन डील करते हैं डिस्क्रीट पे। अब तीसरा जो टॉपिक पढ़ने वाला है, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आएगा आपका कंटिन्यूअस के अंदर। अब बात ये आता है कि भाई डिस्क्रीट क्या होता है और कंटिन्यूअस क्या होता है। किसी को अगर कंफ्यूजन है तो समझे यहाँ पे कि डिस्क्रीट क्या होता है और कंटिन्यूअस क्या होता है। डिस्क्रीट का मतलब होता है फाइनाइटली आइसोलेटेड वैल्यूज, जिसको अपन आराम से काउंट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लासरूम के अंदर कितने बच्चे हैं, मैं आराम से काउंट कर सकता हूँ। इस क्लासरूम में अगर 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे, मैं आराम से काउंट कर सकता हूँ। बच्चों को लेके मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई 25 बच्चा है मेरे पास, 50.5 बचा, 50.67 बचा, ऐसा नहीं बोलूंगा। जितने बच्चे मैं आराम से उसको काउंट कर सकता हूँ। ठीक है। दैट इज योर डिस्क्रीट वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है? कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या हो गया? इस क्लास के अंदर जितने भी बच्चे, इस क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं, उनका मैंने उठाया वेट। अब वेट का समझ लो मैं एक रेंज डिसाइड करता हूं कि मान लो उसमें एक लोएस्ट वेट मैंने उठा लिया कि भाई इस क्लास के अंदर कोई बच्चा होगा जिसका वेट 40 kg होगा, और कोई एक बच्चा होगा जिसका मैक्सिमम वेट समझ लो 90 kg होगा। ठीक है। ऐसे मत देखो, ऐसे मत देखो, पीछे नहीं देखना चाहिए, ठीक है। कोई एक बच्चा होगा जिसका वेट 40 kg है, कोई एक बच्चा होगा 90 kg जिसका वेट है। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज डिसाइड होगी कि भाई इस क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं उनका जो वेट होगा वो 40 और 90 के बीच में होगा। 40 और 90 के बीच में होगा। अब ऐसा भी हो सकता है किसी का वेट 40 है, किसी का वेट 42.6 है, किसी का वेट 43.5 है, किसी का वेट 80.7 है। इस तरीके से वेट अपना डिफाइंड हो जाएगा। अब जहां पे एक रेंज आ जाता है, जहां पे दो वैल्यूज के बीच में अपन बात कर रहे होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस वेरिएबल। आया बात समझ में? कंटिन्यूअस वेरिएबल में ध्यान रखना, ऐसा भी बिल्कुल मत सोचना कि भाई 40 से 90 के बीच में अपन बात कर रहे हैं तो खाली डेसिमल वैल्यूज ही होगा, नहीं। 40 90 के बीच में कोई भी वैल्यूज आ सकता है। वो एक रेंज अपना डिफाइंड हो गया। वो रेंज अगर डिफाइंड हो गया मतलब उसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है? क्लियर ये चीज? तो ये डिफरेंस हुआ आपका किसके बीच में? डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल के बीच में। ठीक है। अब एक और चीज समझो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जब बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज लेता है, नॉर्मली अपन जब प्रोबेबिलिटीज का भी तब बात करें तो जो भी रैंडम वैल्यूज वो ले रहा था, कहाँ से ले रहा था? स्टार्ट कहाँ से कर रहा था? जीरो से। 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी तक कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है। पर जब अपन कंटिन्यूअस का बात करेगा, वैल्यूज इट कैन टेक फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ये सारे वैल्यूज को ले सकता है, बिकॉज ये फॉलो करता है बेल शेप कर्व। किसको फॉलो करता है? बेल शेप कर्व को ये फॉलो करता है। वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक ले सकता है? माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। इसी के ऊपर एक बहुत सुंदर सा आपका एमसीक्यू बन सकता है कि भाई अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल है, आपके पास एक्स अगर एक तरीके का रैंडम वेरिएबल है, तो वो कैसी वैल्यूज ले सकता है? ऑप्शन ए पॉजिटिव रियल्स, ऑप्शन ए पॉजिटिव रियल्स, ऑप्शन बी नेचुरल नंबर, ऑप्शन सी रियल नंबर, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अगर आपके पास, सुना फिर से, अगर आपके पास x एक तरीके का रैंडम वेरिएबल है, x अगर आपके पास एक तरीके का रैंडम वेरिएबल है, वो कैसा वैल्यूज ले सकता है? कौन से वैल्यूज का लेने के लिए पॉसिबल है? क्या होगा आंसर?
ऑल रियल नंबर्स इट कैन टेक। बात समझो। पॉइजन एंड बाइनोमियल डिस्क्रीट लेता है। पॉइजन और बाइनोमियल डिस्क्रीट लेता है, मतलब 0 1 2 3 जितने भी पॉजिटिव रियल्स है वो ले सकता है। पॉजिटिव रियल्स से सॉरी, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो ले सकता है। ठीक है। बट आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे के सारे रियल नंबर्स को ले सकता है, बिकॉज मैंने अभी अभी क्या बोला, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इट कैन टेक ऑल द वैल्यूज, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इट कैन टेक ऑल द वैल्यूज, विच मीन्स आपका जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो सारे वैल्यूज को ले सकता है। बात समझ में आया? या ऑल रियल की जगह ऐसा भी हो सकता है, आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, पॉजिटिव रियल्स, मतलब इसी के जगह पे लिख दिया पॉजिटिव रियल्स, नेगेटिव रियल्स इंक्लूडिंग जीरो, ऐसे भी बोल सकते हो, तो आप उसको ही टिक मार के आओगे। याद रखना, एक्स जो है वो एक रैंडम वेरिएबल है, एक्स कुछ नहीं, एक रैंडम वेरिएबल है जो तीन तरीके से डिफाइंड है, बाइनोमियल में डिफाइंड है, पॉइजन में डिफाइंड है और नॉर्मल में डिफाइंड है। जब बाइनोमियल और पॉइजन का बात करते हैं इट टेक्स डिस्क्रीट वैल्यूज, जब अपन कंटिन्यूस सॉरी नॉर्मल का बात करते हैं इट टेक कंटिन्यूस वैल्यू। तो बेसिकली एक्स के रेस्पेक्ट में सवाल है कि ये कैसा वैल्यूज ले सकता है, तो आप बोलोगे सब टाइप का वैल्यूज ये ले सकता। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक और नाम दिया गया है, दैट इज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ये एक साइंटिस्ट मिस्टर गॉस उसने निकाला था, तो इसका एक और नाम है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाई चांस कहीं पे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाए तो आप कंफ्यूज मत होना किसके बारे में बात कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा है, बोलो। मैंने ये तो बोला एक्स से रैंडम करेंगे, मतलब ये डिफाइन नहीं करेगा कि नॉर्मल का बात कर रहे हैं बाइनरी का बात कर रहे हैं। पता चल जाएगा तुमको, क्वेश्चन से पता चल जाएगा। जो क्वेश्चन में जब इन बिटवीन वैल्यूज जब दिया हुआ रहेगा, जब भी आप नॉर्मल का क्वेश्चन करता है ना, तो नॉर्मल का क्वेश्चन हमेशा इन बिटवीन वैल्यूज के रेस्पेक्ट में होता है, वो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। अभी अपन क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों नॉर्मल नॉर्मल है और पॉइजन और बाइनोमियल बाइनोमियल है। अब ये बात तो तुम लोग को समझ में आएगी कि बाइनोमियल क्यों करते हैं और पॉइजन क्यों करते हैं। जब भी बहुत बड़ा वैल्यूज आ जाता है तब पॉइजन को लेते हैं, जब कुछ ऐसा वैल्यूज है फाइनाइट तक रहता है तो अपन बाइनोमियल यूज करते हैं। ठीक है। पर जब इन बिटवीन वैल्यूज का बात करते हैं तो अपन नॉर्मल यूज करते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपका क्रिएट नहीं होगा कि भाई आपको पॉइजन यूज करना है ना नॉर्मल यूज करना है ना बाइनोमियल, ये कहीं पे भी क्रिएट नहीं होगा, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब दो चार चीज आप इसमें लिखो। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, y इक्वल टू एफ एक्स के हिसाब से अपन डिनोट करते हैं। बट इसको डिफाइन करने का तीन प्रकार होता है, मतलब तीन कंडीशन है बेसिकली, कि एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दूसरा, इट कैन टेक ऑल द वैल्यूज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एंड द एरिया इज इक्वल टू वन। अपन जब इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं ना, इंटीग्रेशन एक्चुअल में यूज होता है इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स, ये यूज होता है किसी भी आर्बिट्री कर्व का एरिया निकालने के लिए। अपन जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसमें अपना सीखेंगे कि भाई इंटीग्रेशन का यूज एक्चुअल में क्या है। इंटीग्रेशन का यूज ही है कि किसी भी प्रकार का आर्बिट्री कर्व जो होता है ना उसका एरिया ये निकाल के दे देता है। आर्बिट्री कर्व का मतलब होता है कोई भी रैंडम कर्व। कुछ कर्व ऐसा होता है जो डिफाइंड होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पैराबोला बनाया, वो कर्व डिफाइंड है। मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, कोई भी शेप बना रहा हूँ, या मैं क्यूबॉइड बना रहा हूँ, उन सब का एरिया डिफाइंड है। अब आर्बिट्री कर्व जैसे कि ऐसे ऐसे मैंने बना दिया, इसका एरिया डिफाइंड है क्या? नहीं, ये कुछ भी है ये। अब ऐसा कोई भी रैंडम चीजों का अगर मेरे को एरिया निकालना पड़े आई यूज इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चलो इंटीग्रेशन जब आएगा तो अपन देखेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये जो फंक्शन है कितना वैल्यूज ले रहा है वन, मतलब इसका पूरा का पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बात करेंगे तो जो भी कर्व बनेगा उसका टोटल एरिया होता है वन के बराबर। ठीक है।
नेक्स्ट नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बेसिकली ये यही चीज है, ये वाला चीज के बारे में लिख रहा है, बट अब प्रोबेबिलिटी के रेस्पेक्ट में लिखा है। ठीक है ना। ए और बी के बीच के वैल्यू बात कर रहा है, बट प्रोबेबिलिटी के रेस्पेक्ट में लिखा है। तो ये तीन चीज आप डिफाइन रखो, तीनों चीज आप ध्यान में रखना। एमसीक्यू में किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। अब मैं इसका आपको कर्व दिखाता हूँ, देखो, क्योंकि वो कर्व के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर का हर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आपको हर क्वेश्चन में वो कर्व बनाना पड़ेगा, और उसी के थ्रू पूरा चैप्टर में प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व लेता है, इसको बोलते हैं अपन बेल शेप्ड कर्व। ठीक है। यहाँ पे चीज समझना, ये मिड पॉइंट से मैं एक लाइन बना रहा हूँ। अब ये जो लाइन जैसे मैंने बनाया ना, इसको अगर आप देखोगे, ये एक मिरर इमेज क्रिएट कर दिया। इट्स सिमेट्रिक, इट इज अ सिमेट्रिकल कर्व। ठीक है। क्या बोला मैंने? इट कैन टेक ऑल द वैल्यूज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है ना। ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, विच मीन्स ये जो हमारा कर्व है, इसका टोटल एरिया कितना हो गया? 1। अब यहाँ पे बीच में जो मेरे पास सेंटर पॉइंट है, ये होता है एक्स इक्वल टू 0। ठीक है। ये होता है एक्स इक्वल टू 0। माइनस इंफिनिटी टू एक्स इक्वल टू 0 तक का एरिया होता है 0.5, और 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक का एरिया होता है 0.5, विच मीन दोनों को ऐड करोगे कितने के बराबर हो गया? 1 के बराबर। बात समझ में आ रहा है? आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, आप इधर पे ध्यान दोगे। आपको नेगेटिव वैल्यू चाहिए, आप इधर पे ध्यान दोगे। बिकॉज एक नंबर लाइन जब आप क्रिएट करते हो, बीच में 0 होता है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। सेम तरीके से आपको इसके बारे में सोचना है कि पॉजिटिव वैल्यूज लोगे आपको यहां से सोचना है, नेगेटिव वैल्यूज लोगे तो आपको यहां से सोचना है। बाकी कर्व पे वैल्यूज कैसे निकालते हैं, वो जब क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको सिखा दूंगा। एक तरीका सिखाऊंगा, उसमें सारे वैल्यूज आप निकाल के। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाला बात है कि भाई जिस पॉइंट पे, याद रखना, जिस पॉइंट पे अपना कर्व सिमेट्रिकल होता है, वो अपना क्या क्या हो सकता है? मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, और मोड हो सकता है। ये चीज, ये बेसिक है एकदम। ये चीज ध्यान में रखना आप लोग। बिकॉज याद रखो, एग्जाम में जब क्वेश्चंस बनते हैं ना, बड़े क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बट जो छोटा क्वेश्चन बनता है, कहने का मतलब एमसीक्यू जो बनता है, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको नॉलेज चाहिएगा अच्छा खासा। तो छोटा छोटा चीजें, छोटा छोटा पॉइंट से ध्यान में रखना। टोटल एरिया मैंने कितना बोला? 1। माइनस इंफिनिटी से 0 तक का वैल्यू 0.5, 0 से लेके इंफिनिटी तक का वैल्यू 0.5, टोटल हो गया 1। जिस पॉइंट पे ये कर्व सिमेट्रिक हो रहा है, वो कर्व का पॉइंट्स को अपन क्या क्या बोल सकते हैं? मीन बोल सकते हैं, मीडियन बोल सकते हैं, और मीडियन बोल सकते हैं। बेसिकली मीन होता है, बट यहाँ पे अपन बोलते हैं मीन मीडियन, वो तीनों ही उस पॉइंट पे इक्वल होते हैं। क्लियर ये चीज? इस पॉइंट, हाँ, एक्स इक्वल टू 0 पे तीनों का तीनों इक्वल होता है, मतलब वो सिमेट्रिकल पॉइंट है बेसिकली। ठीक है। डन यहाँ तक? अब देखो, इस पे एक सुंदर सा फॉर्मूला बनता है, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन। ठीक है ना। तो ये होता है 1/σ√/2 पाई e⁻² -1/2 x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर। यस। बिल्कुल भी इस फॉर्मूला को लेके आपको घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसी क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होने वाला। बात समझ में आ रहा है? आप कोई भी क्वेश्चन जब लगाने जाओगे ना, ये फॉर्मूला उस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, बट फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, वो मैं अभी बताता हूँ।
फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। 1/σ√2 पाई e⁻⁻1/2 x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले आप चीज समझो, जो सिग्मा है उसका मतलब क्या हो गया, पाई। कौन सा, हाँ 2 पाई। जो सिग्मा हो गया उसका मतलब हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स का मतलब हो गया रैंडम वेरिएबल। म्यू का मतलब हो गया मीन। बाकी चीज लिखो। अब देखो, इस पे सवाल अगर एग्जाम में आता है आपको कुछ इस प्रकार को पूछ सकता है। ऐसे आपको बोला है, सवाल ऐसा दे दिया, अब बोलता है कि आप बताओ म्यू क्या है और सिग्मा क्या है, ये आपको बताना है। एकदम सिंपल है। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना पड़ेगा। बेसिक क्या है, ये, विच मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना, कंपैरिजन करना है। यहां पे क्या था, 1/σ√2 पाई, करेक्ट है। रूट ओवर क्या दिया हुआ, 72 पाई। अब एक बात बताओ, रूट ओवर 72 पाई है, मैं अगर अंदर 2 पाई लिखता हूं, विच मीन्स इट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 36। 36 इंटू टू इज व्हाट, 72। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, बाहर क्या आ गया, 6 e⁻ माइनस एक्स माइनस म्यू, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे म्यू की जगह म्यू लिख दिया, एक्स माइनस म्यू। तो e⁻ x-4 का स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ 72। नीचे क्या लिखा हुआ है, 72। 72 को हम लिख सकते हैं 2 × 36। 2 × 36 लिख सकता है। 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का। तो बेसिकली पूरा कहानी को हम ऐसे लिख सकते हैं, x-4 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर, और -1/2 बाहर आ गया। अब देखो, जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उसके हिसाब से मैच कर रही है। तो ओरिजिनल फॉर्मूला के हिसाब से अगर ये मैच कर रहा है तो आप मेरे को बताओ म्यू और सिग्मा का वैल्यू क्या हुआ। सिग्मा का वैल्यू हो गया 6 और म्यू का वैल्यू हो गया, बात समझ में आया। आपको समझ में आ रहा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसा पूछा जा सकता है। ये आएगा एमसीक्यू में, अगर आया तो एमसीक्यू में, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ, मीन का वैल्यू तो रेडीमेड है। मीन का वैल्यू के लिए तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो तो आपको सीधा से दिख गया। बाकी बचा आपका सिग्मा। तो सिग्मा आपको ये चीज देखते ही समझ में आएगा भाई सिग्मा क्या होने वाला। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके। 72 वाला कैसे किया, देखो रूट ओवर आपके पास 2 पाई, तुम्हारा मेन टारगेट होता है कि भाई जो ओरिजिनल है रूट ओवर 2 पाई तुमको वो क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो क्या हम इसको 2 पाई × 36 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है, सही है ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो 2 पाई तो मेरे पास क्रिएट हो ही गया। 36 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 36, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 6। तो बेसिकली हम इसको 6√2 पाई लिख सकता है। बोलो, इसको हम ये लिख सकता है, कोई दिक्कत है किसी को। सेम कहानी आपके पास ऊपर 72 पे है, तो क्या हम इसको x-4 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर 1/2 ऐसे लिख सकता है। बिकॉज 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। 36 इंटू टू हो गया 72। वैल्यू मिल गया। कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये कहानी है आपका नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन, बिकॉज ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। बट अब बात ये है ना, यहाँ पे अपन जो अभी काम कर रहे हैं ये काम था एक्स के रेस्पेक्ट में जो रैंडम वेरिएबल है। अब अपन काम करेंगे इसको थोड़ा सा और छोटा बनाएंगे, बिकॉज जो वैल्यूज अपने को गिवन है, पीछे बुक में जो वैल्यूज गिवन है वो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको अपन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट भी बोलते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, जो हमारे पास कैपिटल एक्स दिया हुआ उसको कैपिटल जेड में कन्वर्ट करेंगे। बिकॉज आपको खेलना अब है जेड के साथ, जैसे मैंने आपको बोला, इसका कोई यूज नहीं होने वाला। कोई भी जब आप क्वेश्चंस करोगे ना,
ये फॉर्मूला का किसी प्रकार से यूज नहीं होगा, जो अब अपन नेक्स्ट करने वाले हैं, उसका यूज होगा। ठीक है। अब इसको अगर छोटा बनाते हो तो कैसे बनाओगे, देखो। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल जेड इज इक्वल टू, कैपिटल जेड इज इक्वल टू, ये देखो भाई, ये कैपिटल जेड मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना। मैं चलो कर भाई, ये सिंबल ही क्या है भाई, जेड मैं ऐसे लिखता हूँ, बीच से पेट काट देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे लिखते हो वैसे लिख देना। एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। ठीक है। तो अब अपने पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार का बन जाता है, 1/σ√2 पाई e⁻² -z² बाई 2। ठीक है। ये अपना फॉर्मूला बन गया। और ये जो z है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल अब आपको जो वर्क करना है वो सिर्फ जेड पे वर्क करना है। आपको ये सब दिया जाएगा, समझ में आ रहा है। आपको म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में मिल जाएगा, सिग्मा का वैल्यू क्वेश्चन में मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में मिल जाएगा। बस आपको जेड में कन्वर्ट करना है और कैलकुलेट करना है। ठीक है। पहले यहां तक लिख लो आप आराम से। अब देखो दो तीन एग्जांपल अपन लेंगे कि कैसे वैल्यूज एक्चुअल में अपने को निकालना है। ठीक है। पहले मैं सीधा सीधा जेड के रेस्पेक्ट में बताता हूँ। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 1.5। ठीक है ना। लेस देन क्या है, 1.5, चीज समझना। सबसे पहले आप बनाओ कर्व। आपको पता है ये जीरो है। लेस देन 1.5 है, 1.5 पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, पहले ये समझो। पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो राइट में जाएगा, तो मतलब 1.5 कहीं ना कहीं कहाँ होगा, इधर। ये बात समझ में आ रहा है। पॉजिटिव है मतलब एक्स के राइट में जाएगा, नेगेटिव है मतलब एक्स के लेफ्ट में जाएगा। पहला चीज क्लियर होगी कि भाई 1.5 इधर होने वाला है। ठीक है। दूसरा क्या बोला, जेड लेस देन। अब अपन जो भी कहानी पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का। लेस देन का बात हो मतलब मेरे को ये एरिया कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रहा है। लेस देन का अगर बात हुआ तो मेरे को ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब आपको ये वाला जो वैल्यू है ना, फ्रॉम लेफ्ट, याद रखना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना है, अपने बुक में देखो पीछे जो टेबल अपने पास है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। उस टेबल में आप देखो 0.0 से लेके 3.6 तक का वैल्यूज दिया हुआ है। 0.0 से लेके 3.6 तक का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है। आप वहां पे क्या करो, 1.5 पे आ जाओ। आपको 1.5 का वैल्यू चाहिए ना, 1.5 पे आ जाओ। 1.5 के आगे तो कुछ है नहीं, तो 1.5 का जीरोथ वैल्यू देखो आप, कितना है, 0.9332। ये इसका वैल्यू हो गया। ये वाला पोर्शन हो गया इसका वैल्यू। याद रखना ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये कहां से कहां तक का है, माइनस इंफिनिटी से लेके 1.5 तक का डायरेक्ट वैल्यू आपने निकाल लिया, डायरेक्टली आपको मिल गया। ठीक है ना। अभी दो तीन सिचुएशंस और क्रिएट करने वाला हूं, देखो। अब सोचो आपके पास है z ग्रेटर देन 0.83। z ग्रेटर देन 0.83। ठीक है। पॉजिटिव है तो ऑब्वियस बात है राइट में होगा। अब बात है कि ग्रेटर देन 0.83 है, तो आप कौन सा एरिया कैलकुलेट करने वाले हो, आप करोगे ये वाला एरिया। हालांकि आपको ये वाला वैल्यू भी डायरेक्टली पीछे मिल जाएगा, पीछे एक और कर्व है, ये वाला वैल्यू भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, बट आपको ऐसे नहीं समझना है। क्योंकि एग्जाम में आपको पहला बात है कि शीट नहीं दिया जाएगा, आपको वैल्यूज दिया जाएगा। और एग्जाम में हमेशा जो वैल्यू रहता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का वैल्यू देता है। बात समझ में आ रहा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू आपको देगा। तब एक बात समझो, आपको वैल्यू निकालना है ये वाला,
आपको एग्जाम में वैल्यू मिल जाएगा यहां तक का, यहां तक का आपके पास वैल्यू अवेलेबल है। बट निकालना इसके बाद का वैल्यू। कैसे निकालोगे? वन में से माइनस कर दोगे। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि भाई यहां से लेके यहां तक का टोटल एरिया मेरे पास कितना है? वन। अगर इधर तक का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है और यहां का चाहिए, तो हम क्या करेगा? वन में से माइनस कर देगा। तो टिल 0.83 तक का वैल्यू मेरे पास है। 0.8 का 3 पे जाके वैल्यू देखो, 0.769 है। 0.7, सॉरी 0.7967 है। 0.7967 है। ये कौन सा वैल्यू है? ये फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टिल 0.83 तक का वैल्यू है। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 1 - 0.7967। बात समझ में आया? आया ना? चीज समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? तो इसका वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगा एक्चुअल में? 0.2033। तो ये ध्यान रखना, क्या होता है कितना बार बच्चा लोग को दोनों कॉलम्स मिल जाता है ना, लेफ्ट का भी और राइट का भी, तो दोनों कॉलम्स को देखते देखते वैल्यू सीधा क्या है, वैल्यू निकालना ही तो है, निकाल के पुट करते हैं, आंसर ऐसे ही आ जाता है। बट एग्जाम में ये भारी पड़ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो वैल्यू देगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देगा। कुछ कुछ जगह पे आपको वन से माइनस करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा जब डायरेक्ट आपको मिल रहा है। बट कुछ जगह पे आपको वन से माइनस करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? अभी एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ, देखो। पी जेड लेस देन -1.05। ठीक है? अब इधर आप चीज समझो। -1.05 का अगर मैं वैल्यू का बात करूं, तो ये होगा। आया ना? और लेस देन है मतलब मेरे को ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब एक बार आप पीछे जाओ, फिर से टेबल पे जाओ। क्या दिया हुआ है? -1.05 का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है। -1.1469 ये दिया हुआ ना, ये वाला ही दिया हुआ है। अब बात आप समझो, यहाँ पे आप बात समझो। ठीक है? सुनो मेरा बात। ये नेगेटिव पे है, ये नेगेटिव पे है। अब आपको जो वैल्यू है ना, वो ये नहीं देगा। आपको क्या करेगा? आपको देगा पॉजिटिव वाला वैल्यू एग्जाम में। बात समझना, आप आपको चाहिए क्या? ये वैल्यू चाहिए। ठीक है? -1.05 है, तो इसका मिरर इमेज में हम ये बना सकते हैं 1.05, ये हम बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक का मतलब इधर से इधर तक का वैल्यू आपको दे दिया। समझ में आ रहा है? ये वाला वैल्यू आपको एग्जाम में दे दिया, और ये वैल्यू सोचो आपको दिया हुआ है -1.05, 0.8531 दिया हुआ है। 0.8531 आपको दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से, बिकॉज आपको वो सोचना है जो आपको एग्जाम में मिलने वाला है। आपको वो नहीं देखना है हर बार जो आपको पीछे बुक्स में दिया हुआ है। बात समझिए, तो एग्जाम में स्ट्रगलिंग वाला पीरियड स्टार्ट हो जाएगा कि भाई आता है, क्योंकि इधर यदि आप फंस गया तो आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। पूरा क्वेश्चन आ भी रहा होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है? तो इधर ध्यान दो। आपको क्या निकालना था? जेड लेस देन -1.05। करेक्ट है? इसका मिरर इमेज 1.05। कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो वैल्यू दिया हो वो यहां से यहां तक का वैल्यू है, यहां से यहां तक का वैल्यू है। क्लियर ये चीज? तो एक बात बताओ, अगर यहां से यहां तक का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है और आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, समझ में आ रहा है? ये वाला जो वैल्यू है, ये अगर आप कैलकुलेट कर लो, खुद सोचो, इस एरिया, इस जगह पे जितना एरिया होगा यहाँ पे भी तो उतना ही एरिया होगा, बिकॉज बोथ आर व्हाट, मिरर इमेज। क्योंकि अगर ये पोर्शन 0.5 का है तो ये पोर्शन भी क्या हुआ? 0.5 का। मेरे को तो इतना पोर्शन निकालना है ना, मेरे को तो इतना पोर्शन निकालना, उसकी जगह मैंने क्या किया? ये पोर्शन निकाल दिया। अब इसका जो आंसर होगा इसका भी क्या होगा? वही सेम आंसर। तो बेसिकली अगर हम इसको निकालने जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1 - 0.8531। बात समझ में आया? 1 - 0.8531, तो मेरे पास आएगा 0.1469।
तो 0.1469 इस पोर्शन का एरिया है, विच मीन्स इसका भी एरिया कितना है? 0.1469। बात समझ में आया ना, नहीं आया? कौन सा पोर्शन समझ नहीं आया बताओ, कि माइनस क्यों हुआ? ये बोलना चाह रहा ना, देखो हम पूरा का पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा तुमको, ठीक है ना, चीज समझो। मेरे को निकालना क्या है और हम निकाल क्या रहे हैं? मेरे को निकालना है ये वाला पोर्शन, ये निकालना है। -1.05 लेस देन का वैल्यू निकालना है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। बट मेरे को वैल्यू दे दिया, बुक में वैल्यू दे दिया 1.05 तक का, मतलब एफ ऐसे देगा, एफ 1.05 वैल्यू इज इक्वल टू 0.8531, ये मेरे को समझना पड़ेगा। ये वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, ये वैल्यू मेरे को दिया हुआ, तो मेरा दिमाग बोलता है कि भाई इधर से लेके इधर तक का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। करेक्ट है। पूरा का पूरा कर्व का टोटल एरिया मेरे को पता है, कितना होता है? 1। ये पोर्शन का एरिया अगर हम निकाल लिया, इतना जो लास्ट का जो खाली पोर्शन उसका एरिया अगर हम निकाल लिया, तो ये खाली पोर्शन का एरिया और इसका एरिया दोनों सेम होगा ना, नहीं होगा? बोथ आर व्हाट? मिरर इमेज। अगर यहां पे हम एक सिमेट्रिक बना रहा है, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, तो बीच में अब दो डंडा लगाते सेम पॉइंट्स पे, तो उनका भी एरिया तो बराबर हुआ ना। यहाँ पे भी 1.05 है, इधर भी 1.05 है, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मतलब ये राइट साइड का एरिया और ये लेफ्ट साइड का एरिया दोनों सेम होगा ना, नहीं होगा? हाँ, अगर वैल्यू अलग होता तो एरियाज अलग हो जाता। 1.05 इधर है, यहाँ पे -1.1 होता, तो सेम नहीं होता, अलग हो जाता। बट वैल्यू तो सेम है ना, तो दोनों का एरिया, साइड का जो एरिया होगा वो दोनों 100% क्या होगा? सेम होगा। तो हम इसकी जगह क्या किया, ये वाला पोर्शन निकाल लिया, ये निकालिए, तो हम इसके लिए इन्फर कर सकते हैं कि भाई इसका वैल्यू भी क्या होगा? सेम। आया बात समझ में? बिकॉज एग्जाम में कभी भी आपको यहां से लेके यहां तक आप अगर पीछे कर्व देखोगे ना, कर्व में डायरेक्टली आपको यहां से यहां तक का वैल्यू मिल जाएगा, पीछे दिया हुआ है। बट एग्जाम में ऐसे नहीं देगा, एग्जाम में आपको यहां से लेके यहां तक का ही वैल्यू देगा। क्लियर? आया बात समझ में? अब एक और कहानी देखो। P ऑफ 2.15 लेस देन Z लेस देन 3.07, ये आपके पास है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो दो वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है दोनों ही पॉजिटिव है। दोनों अगर पॉजिटिव मतलब दोनों कहाँ बैठने वाला है? राइट पे बैठने वाला है। तो मतलब समझो 2.15 कहीं पे यहाँ पे होगा, ठीक है, और 3.07 कहीं पे यहाँ पे होगा, ठीक है। बोला क्या है? Z जो है 2.15 और 3.07 के बीच में है। मतलब मेरे को कौन सा वैल्यू निकालना है? मेरे को ये वाला वैल्यू निकालना है, मेरे को ये वाला वैल्यू निकालना है। इसको निकालना आसान है बिकॉज दोनों ही पॉजिटिव है। एग्जाम में मेरे को यहां से यहां तक का वैल्यू दे देगा और यहां से यहां तक का वैल्यू दे देगा, ये दो वैल्यू मेरे को एग्जाम में दे देगा, ठीक है। अब सोचो एफ ऑफ 3.07 का वैल्यू मेरे को एग्जाम में दे दिया है 0.9989, और एफ ऑफ 2.15 का वैल्यू मेरे को एग्जाम में दे दिया 0.9842, ये एग्जाम में मेरे को दे दिया। इनके बीच का वैल्यू निकालना है। क्या करना है मेरे को? सिर्फ और सिर्फ माइनस ही तो करना है ना भाई। इतना इतना एरिया मेरे को पता है, फिर इतना एरिया मेरे को पता है, बीच का मेरे को चाहिए ये पूरा पोर्शन माइनस दिस पोर्शन, बीच का एरिया आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 0.9989 माइनस 0.9842, कितना बच जाएगा इसका आंसर? ये आ जाएगा आपके पास 0.014 माइनस करने पे। क्लियर? अब आपको मैं एक देता हूं, लेट्स सी कितना लोग कर सकते हैं, कोशिश करो। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। मैं आपको एक चीज दे देता हूँ, 0.45 तक का वैल्यू है, 0.9265, एफ ऑफ 38 का वैल्यू है
0.9913, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 13। अभी तक अपन जो बात कर रहे थे जेड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, मतलब रेडीमेड जेड अपने पास था, कोई दिक्कत नहीं था। अब अपने पास क्या है, एक्स। तो ये एक्स को पहले अपने को जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जेड में कन्वर्ट करने के लिए ये लोग भी अपने को दो चीज दे के रखे हैं। एक दिया हुआ है म्यू का वैल्यू 10, दूसरा दिया हुआ है सिग्मा का वैल्यू 2। ठीक है। z इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, x माइनस म्यू बाई क्या होगा, सिग्मा। तो x का वैल्यू अपन क्या डालेंगे, जो भी यहां पे आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 13। तो x का वैल्यू आप डाल दो 13, म्यू का वैल्यू 10, सिग्मा का वैल्यू 2। 13 माइनस 10, 2। 3/2, 1.5। तो बेसिकली अब मेरे को निकालना है z लेस देन 1.5। बात समझ में आया। एक्स में दिया हुआ है तो ध्यान रखना, पहले उसको जेड में कन्वर्ट करना है। ठीक है। इतना बड़ा वैल्यूज आपको मिलेगा भी नहीं, 13 13 14, इतना बड़ा वैल्यू आपको मिलेगा, इसको पहले आपको जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जेड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या हो गया, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, वेर म्यू एंड सिग्मा दोनों ही आपको एग्जाम में दे देंगे। तो जेड लेस देन 1.5 का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 0.9332। ठीक है। अब इसी बात पे थोड़ा सा अपना बुद्धि लगा के कोई मेरे को इसका वैल्यू निकाल के दो। सेम तरीका यूज करना, बट बुद्धि थोड़ा सा अपना लगाओ। तो देखो जिसका नहीं हुआ इधर देखो, इधर P ऑफ 12 लेस देन x लेस देन 14.5। तो पहले आप क्या करोगे, z पे कन्वर्ट करोगे। तो x माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो पहले आप 12 के रेस्पेक्ट में सोचो। ठीक है ना। 12 के रेस्पेक्ट में सोचोगे तो क्या होगा, 12 माइनस म्यू का वैल्यू कितना है, 10। सिग्मा का वैल्यू कितना था, 2। तो 2/2 ये हो गया 1। और दूसरा ये हो गया व्हेन x इज इक्वल टू 12, और ये हो गया व्हेन x इक्वल टू 14.5। तो 14.5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4.5/2। ये कितना हो जाएगा, 2.25। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 लेस देन z लेस देन 2.25। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, p ऑफ 2.25 माइनस p नहीं, सॉरी, f ऑफ 2.25। बात समझ में आ रहा है। मतलब यही हो गया, लिखने का तरीका खाली अलग हो गया। ये तुम्हारा 1 हो गया, ये 2.25 हो गया। मेरे को तो ये बीच का वैल्यू निकालना है। तो ये वाला पोर्शन माइनस ये वाला पोर्शन, वही लिखा है। तो 2.25 तक का वैल्यू तो आपके पास अवेलेबल है ही। 2.25 तक का वैल्यू आपके पास दिया हुआ 0.9878। और 1 तक का वैल्यू आपके पास है 0.8413। बात समझ में आया। तो इसको कैलकुलेट करेगा तो आपके पास आएगा 0.1465। तो दिक्कत इसके अंदर क्लियर है। कहाँ गलती कर रहा था आप लोग, गलती समझ में आ गया सबको, जो लोग भी कर रहा था। कोई दिक्कत अभी किसी को। चलिए। तो अब अगर यदि देखिए जिस टाइप का क्वेश्चन अपन ने किया है, तो आपका एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3, मतलब 3 तो वैसे भी कोई काम का नहीं है, जस्ट आपको 3 करने के लिए आपको पूरा टेबल मिलेगा। टेबल होना पड़ेगा आपके पास, तो वो टेबल आपके साथ देगा नहीं। तो 3 आप वैसे स्किप कर दो। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे जिस टाइप का क्वेश्चन है वो सब वार्म अप क्वेश्चन है, मतलब उसमें ये सिखाना चाह रहा है कि आपको वैल्यूज कैसे निकालना है। ऑलरेडी अपन यहाँ पे सीख चुका है। तो अपन स्टार्ट करेगा एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ठीक है। चलो इधर देखो। For a certain type of laptop, the charging time of batteries is normally distributed with mean 50 hours and standard deviation 15 hours। ठीक है। तो ये पूरा लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई मीन कितना दिया हुआ आपको, मीन कितना दिया हुआ आपको 50, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ आपको 15। Utkarsh has one of these laptops. Find the probability that charging time of battery will lie between 50 and 70 hours। तो मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि आपको क्या करना है,
50 से 70 आवर्स के बीच का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ये एक्स है, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, पहले इसको जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जेड में कन्वर्ट करने के लिए एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो 50 - 50 बाई 15 इट इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 50, और दूसरा व्हेन एक्स इक्वल टू 70। तो कितना हो जाएगा, 70 - 50 डिवाइडेड बाय 15, 20/15, 5 से 4, 4/3। तो 4/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ, 1.33। तो आपको वैल्यू जो निकालना है वो क्या निकालना है फिर, 0 से लेके 1.33 तक का। तो बेसिकली एफ ऑफ 1.33 माइनस एफ ऑफ जीरो का टेंशन नहीं है, वैल्यू क्या होगा, 0.5 होगा, बिकॉज स्टिल जीरो तक वैल्यू कितना होता है, 0.5। और एफ ऑफ 1.33 का वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब अगर एग्जाम में अगर एफ ऑफ जीरो का वैल्यू नहीं दिया तो 0.5 लिख देगा। ये हाँ, वो देगा भी नहीं, जीरो का वैल्यू आपको देगा भी नहीं कभी, 0.5 ही है। 0.9082, 0.9082। तो 0.9082 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, 0.4082। कोई दिक्कत इसके अंदर, इजी बात समझ में, इसका क्वेश्चन देख लो आप कितना आसान है करना। सिमिलरली नंबर 5 देखते हैं। क्या है आंसर दिया 0. 4082। नंबर 5 पे क्या दिया हुआ, द लाइफ टाइम ऑफ एन आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 12 मंथ्स। मतलब म्यू दे दिया 12, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम प्रोड्यूस बाय दिस मशीन विल लास्ट लेस देन 7 मंथ्स। लेस देन 7 मंथ्स का मतलब आपको क्या निकालना है, एक्स लेस देन 7। तो पहले यहां पे आप जेड निकाल लो, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, 7 - 12 डिवाइडेड बाय 6। तो 7 - 12 कितना होता है, और 6 नहीं, सॉरी, टू 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 टू, सॉरी सॉरी, 2 -5/2 दैट इज -2.5। तो आपको निकालना है z लेस देन -2.5। तो लेस देन -2.5 मतलब आपको जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो 2.5 तक का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। 2.5 तक का वैल्यू जो है वो आपके पास होगा 0.9938, ये आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है, ये आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो बेसिकली इसके हिसाब से आपको निकालना क्या है, -2.5 लेस देन है, तो मतलब आपको ये वाला एरिया निकालना है। बट आपको टिल 2.5 तक का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, वन में से माइनस कर दोगे। तो 1 - 0.9938, तो ये कितना हो जाएगा फिर, 993862। तो ये हो जाएगा 0.0062। इजी, कोई दिक्कत। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, 7 and 12 months, 7 <x <12। तो x इक्वल टू 7 के लिए z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 माइनस कितना दिया हुआ था, म्यू का वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय, ये तो हो गया -2.5। तो ये हो गया 0। तो बेसिकली इसमें जो आपको कहानी निकालना है वो कैसा निकालना है, ये कर्व हो गया, ये 0 हो गया, और ये हो गया -2.5। आपको ये वाला वैल्यू निकालना है। आप समझ में आ रहा है? आपको ये वाला वैल्यू आप निकालना पड़ेगा। तो ये वाला वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप इसको अच्छे से लिख लो। ना हो जाएगा -2.5 लेस देन z लेस देन 0, विच मीन्स f ऑफ 0
माइनस एफ ऑफ -2.5। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना होगा? 0.5। मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है? 0.5। और ऑलरेडी इसका -2.5 का वैल्यू तो आपने निकाल रखा है ना यहाँ पे, 0.0062। बात समझ आ रहा है? ये वाला वैल्यू निकाला था, मतलब साइड वाले वैल्यू निकाला। तो यहां तक का वैल्यू आपके पास है, यहां से लेके यहां तक का वैल्यू आपके पास है, तो आपको क्या करना है? बीच का वैल्यू निकालना है। तो 0.5 में से 0.0062 आप माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा। अरे एक मिनट रुक जाओ, कितना आ रहा है? 0.5 माइनस 0.0062, 0.49। करेक्ट है? कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका? चलिए। और हाँ, उसमें अपन नहीं, नहीं। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है? 3 पे मोर देन 14 मंथ्स। मोर देन 14 मंथ्स का मतलब क्या हो गया? जेड मोर देन ग्रेटर देन 14। तो बेसिकली भले एक्स एक्स एक्स, तो जेड हो जाएगा मेरे पास 14 माइनस कितना हो गया? म्यू का वैल्यू कितना था? 12 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 1। तो मेरे को निकालना है एक्स ग्रेटर देन 1 का वैल्यू। तो सॉरी, जेड ग्रेटर देन 1 का वैल्यू। तो टिल 1 तक का वैल्यू मेरे पास क्या है? 0.8413। एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.8413। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप क्या करोगे? ग्रेटर देन 1 निकालना आपको। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया? ये अगर 1 है, ये वाला पोर्शन निकालना है आपको। यहां से लेके यहां तक का वैल्यू दे दिया 0.8413। तो आप क्या करोगे? 1 माइनस, तो 1 माइनस 0.8413 अगर आप करोगे तो आपके पास आएगा 0.1587। कोई दिक्कत? बोलो। अपने पास जब भी जेड में ग्रेटर का सिंबल होगा, हाँ, तब अपन को वन से माइनस करने पड़ेगा। और जब लेस देन का होगा जेड, तब जो वैल्यू जो रहेगा उसके रेस्पेक्ट में। मतलब तुम ऐसे सोचो, ये तुम्हारे पास कर्व है, तो अगर मेरे को ग्रेटर निकालना है, मतलब मेरे को ये एरिया निकालना है। ये एरिया निकालना मतलब मेरे को वैल्यू, तो देखो वैल्यू हमेशा लेफ्ट टू राइट का दिया हुआ रहेगा, मतलब मेरे को वैल्यू ये वाला ही देगा। तो आपको 1 से माइनस करना पड़ेगा। सोचो अगर मेरे को देता और बोलता है कि z ग्रेटर देन -1, मतलब मेरे को इतना वैल्यूज निकालना पड़ता, तो भी आपको 1 तो माइनस करना पड़ता। ठीक है ना? बिकॉज आप ये वाला निकालने के लिए आप क्या करते हैं? यहां से लेके यहां तक का वैल्यू देखते हैं। ठीक है ना? फिर इसके में माइनस करते हैं, तो सेम कहानी बनता। ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 खुद से ट्राई। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जिसका नहीं हुआ, इफ द हाइट्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ 173 सेंटीमीटर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 7.5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हाइट ग्रेटर देन 183 सेंटीमीटर? हाइट के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो आपको म्यू दिया हुआ है कितना? 173। सिग्मा दिया हुआ है 7.5। ठीक है? अब यहां पे आपको पहला जो सवाल है आपके पास वो है एक्स ग्रेटर देन क्या होगा? 183। तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 183 माइनस 173 डिवाइडेड बाय 7.5। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 7.5। ठीक है? तो 10 डिवाइडेड बाय 7.5 आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.33। यही तो होगा। तो z ग्रेटर देन 1.33 निकालना है। तो f ऑफ 1.33
33 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, 1.33 का वैल्यू आपके पास 0.9082, 0.9082। तो ग्रेटर देन 1.33 निकाला, मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 - 0.9082। कितना हो जाएगा, 0.9082 तो ये हो जाएगा आपके पास 0.0918। करेक्ट है। अब यहाँ पे कहानी क्या था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव वेट दिस ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में बात करेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो 0.0918 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, कितना टोटल 1000 स्टूडेंट्स था ना, तो कितना हो जाएगा ये 91.8, अप्रोक्सीमेटली आप लिखोगे 92। ठीक है। फिर नंबर 2 क्या है, नंबर 2 आपके पास है लेस देन 162.5, लेस देन 162.5। ठीक है। तो z इज इक्वल टू 183 माइनस 162.5 डिवाइडेड बाय 7.5। करेक्ट है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास फिर, 183 माइनस 162.5 डिवाइडेड बाय 7.5। ओ सॉरी, 173 था क्या, उल्टा कर दिया, सॉरी सॉरी। 162.5 माइनस डिवाइडेड बाय, करेक्ट है, सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 162.5 माइनस 173 डिवाइडेड बाय 7.5। तो ये आ जाएगा आपके पास -1.4। तो z लेस देन -1.4, तो z लेस देन -1.4 के रेस्पेक्ट में बात करेगा तो क्या आ जाएगा, आपको तो 1.4 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, 1.4 तक, 1.4 तक का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, 0.9192। तो ये हो जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है, लेस देन 1.4, आपको 1.4 तक का वैल्यू दिया हुआ है, आपको यहां तक का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको क्या चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये पोर्शन का वैल्यू निकालोगे तो इसका तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा मिरर इमेज। तो क्या हो जाएगा, 1 - 0.9192, 1 - 0.9192। तो ये हो जाएगा 0.0808। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बात करेगा तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें बात करेगा 0.0808 इंटू में कितना करोगे, 1000 मतलब 80.8, अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, सही है। नेक्स्ट नंबर 3 क्या दिया, बिटवीन 165 एंड 180, बिटवीन 165 एंड 180। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 165 पे z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 165 माइनस म्यू का वैल्यू कितना, 173 डिवाइडेड बाय कितना, सिग्मा का वैल्यू 7.5। तो 165 में से 170 गया, 165 में से 173 गया सॉरी, डिवाइडेड बाय 7.5। तो हो जाएगा -1.067। और x इक्वल टू 180, तो 180 माइनस 173 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7.5।
तो ये आपके पास आ जाएगा 0.933। ठीक है। तो अब मेरे को जो वैल्यू निकालना है वो कुछ इस प्रकार का है, 0.067 जेड लेस देन 0.933। करेक्ट है। तो अगर हम कर पे देखें तो किस प्रकार का वैल्यू हुआ ये, 0.933 इधर कहीं होगा और -1.067 इधर कहीं होगा। ये वाला वैल्यू मेरे को चाहिएगा। तो आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, f(0.933) ये मिल जाएगा और f(1.067) ये आपको मिल जाएगा एग्जाम। करेक्ट है। तो 0.933 का वैल्यू अगर अपन देखें 0.8238 और 1.067 का बात करें 8238 0.8554। 838 933 है ना, 0.933, 8238। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर ये चीज? अब मेरे को क्या चाहिएगा, f(0.933) माइनस f(-1.067) चलेगा। अब इसका जो वैल्यू है ये तो माइनस करके मेरे पास आएगा। तो अगर हम माइनस करते हैं 1 - 0.8554, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 0.94 ये -1.067 से बड़ा है बता रहा है, एक मिनट बता रहा है। 0.8238 -0.1446। नहीं 6 का 3682 तो 0.6792 मेरे पास आया। मल्टीप्लाई बाय अगर यदि हम लोग 1000 करते हैं, 0.6792। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब वैल्यू आगे पीछे लिया हुआ है फिर। ठीक है ना। तो बेसिकली ये लोग मेरे हिसाब से 0 पॉइंट, हम यहाँ पे 933 लिया ना, 934 वाला वैल्यू ये लोग लिया है। ये लोग वैल्यू लिया 934 वाला, तो मतलब 8264 लिया है लोग। ठीक है। तो इसको अगर हम 8264 करता है, 0.8264 करता है, इसका टेंशन नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज ये एग्जाम में आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगा, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। तो ये इतना कोई बड़ा डील नहीं है, टेंशन नहीं है इसका। तो 0.8264 माइनस 0.1446, तो ये लोग लिया है 0.6818। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बात करेगा तो हो जाएगा 0.6818 मल्टीप्लाई बाय 1000, विच में 681.8, अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 682। आंसर ये दिया हुआ है। हाँ, अब बोलो क्या दिक्कत था। मतलब ये जो है -1.067 -1.067, ठीक है। लेस देन हाँ, तुम एक चीज समझो, ये जो वैल्यू है -1.067 तो ये हो गया, और 0.933 ये हो गया। 0.933 पॉजिटिव है तो जीरो के राइट में होगा, -1.067 नेगेटिव है तो जीरो के लेफ्ट में होगा। और इन बिटवीन वैल्यूज निकालना मतलब मेरे को ये वाला वैल्यू निकालना है, ये बीच वाला वैल्यू निकालना है। ठीक है। अब चीज समझो तुम, जो एग्जाम में तुमको वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एग्जाम में तुमको वैल्यू दिया हुआ रहेगा -∞ से लेके 0.933 तक का, तो ये वैल्यू तुमको डायरेक्टली मिल गया 0.8264, इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है। बात रहा 1.067, आपको एग्जाम में ये वैल्यू नहीं देगा, आपको 1.6 1.067 इधर का वैल्यू देगा, राइट का। 1.067 राइट का वैल्यू देगा। क्लियर ये चीज, बात समझ आ रहा है? तो 1.067 राइट का अगर तुमको वैल्यू दिया, तो ये है 0.8554। कितना हो गया, 0.8554। ठीक है। तो 0.8554 अगर तुम्हारे पास है, तो तुम क्या करेगा, इधर का वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा, वन में से माइनस करके, बिकॉज यहां से लेके यहां तक का वैल्यू तुम्हारे पास है, इधर वाला वैल्यू वन में से माइनस करके निकाल लिया। तो मिरर इमेज के हिसाब से ये वाला वैल्यू इसका हो गया। तो अब तुम देखो, तुम्हारे पास यहां से लेके यहां तक का वैल्यू है, यहां से लेके यहां तक का वैल्यू है। अब तुमको बीच का ही तो वैल्यू निकालना, माइनस कर दो। ठीक है।
साइन क्यों बदलेगा? ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स था ना? सिक्स था ना, सेवन था? सिक्स था ना? तो आपको सिर्फ दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा है। दो नहीं, तीन क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं आपको। सेवन, एट और टेन। सेवन, एट और टेन। ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगा अपना, उसके अंदर ये चैप्टर में ये भी खत्म हो जाएगा, और चार से पांच अपने को बाइनोमियल पॉइसन का मिला के क्वेश्चंस करना, वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सेवन से देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है? द मंथली सैलरीज ऑफ 500 एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 10,000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1500। मीन दिया हुआ है 10,000, मतलब म्यू हो गया 10,000। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 1500। ठीक है। हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव सैलरी लेस देन 8,000? ठीक है, इधर देखो। हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव सैलरीज लेस देन 8,000? यहाँ पे चीज समझो। तो अपने को क्या निकालना है बेसिकली? पी ऑफ एक्स लेस देन 8,000। तो उसके लिए अपने को जेड निकालना पड़ेगा। जेड कैसे निकालोगे? जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। एक्स का वैल्यू कितना? म्यू का वैल्यू कितना? सिग्मा का वैल्यू कितना? तो 8,000 माइनस 10,000। 8,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 1,500 कितना हो जाएगा? -1.33। करेक्ट है। तो P ऑफ Z लेस देन -1.33 मेरे को निकालना है। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो P ऑफ Z लेस देन -1.33 मेरे को निकालना है, विच मीन्स कि मेरे को करना क्या पड़ेगा? अगर ये ग्राफ है मेरे पास, -1.33 तो ये हो गया। तो मेरे को ये वाला वैल्यू निकालना है। ठीक है। बट एग्जाम में मेरे को क्या दिया हुआ रहेगा? 1.33 तक का, यहां तक का वैल्यू मेरे को दिया हुआ रहेगा। तो 1.33 तक का वैल्यू मेरे पास है कितना? 0.908 ठीक है ना? एफ ऑफ 1.33 है 0.9082। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा? 1 - 0.9082। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? देखो, तो अपने पास आ जाएगा 1 - 0.9082 करने पे 0.0918। ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी। बट यहां पे समाप्त नहीं हुआ आपका क्वेश्चन। मेरे को क्या चाहिए? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिनका सैलरी लेस देन 8,000 था, ये मेरे को चाहिए ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिनका सैलरी लेस देन 8,000। टोटल एम्प्लॉयज मेरे पास है कितना? 500 एम्प्लॉयज मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना हो जाएगा? 500 इंटू 0.0918। तो इसको 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 45.9। अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 46। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका? नेक्स्ट आपके पास है मोर देन 13,000। ठीक है। और उसके अंदर बिटवीन 9,000 एंड 4,500। बिटवीन 9,000 एंड 14,000। ये दोनों कैलकुलेशन आप लोग करो। ये दोनों कैलकुलेशन करो आप लोग।
देखो, Z निकालने उसके आगे का स्टेप। एक्स ग्रेटर देन 13,000 आपके पास, जेड निकालना आपको। तो जेड के लिए क्या करोगे? एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। एक्स कितना आपके पास? 13,000। म्यू कितना था आपके पास? म्यू था इसके अंदर 10,000। सिग्मा कितना था? 1,500। तो 3,000 डिवाइडेड बाय 1,500, तो ये हो गया 2। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है? जेड ग्रेटर देन 2। तो जेड ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हो गया? ये 2 हो गया। 2 के इधर का वैल्यू निकालना है। तो 2 पे क्या वैल्यू आ रहा है मेरे पास, ये चेक कर लेते हैं। 2 पे मेरे पास वैल्यू रहेगा 0.9772। 0.9772। तो हम क्या करेगा, 1 - 0.9, यही करेगा पीछे। मतलब वो पेज मिला बटा। अब वो डिपेंड करे तुम्हारे पास कौन सा बुक है। मेरे पास ब्लू कलर का बुक है। नहीं मतलब वो जो पेज। और वो वैल्यू मिल जाएगा। देखना कैसे वो पूछ रहा है। देखो, तुम इस पे आ जाओ, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला पे आ गया। तो इसमें पॉजिटिव वैल्यूज दिया हुआ है। अब ग्रेटर देन 2 था तो नीचे देखो 2 आएगा, बिकॉज 0 से लेके 3.6 तक वैल्यू है। 0.9 से तो 2 पे आ जाओ। तो 2 के बाद में तो कुछ है ही नहीं ना, 2 पॉइंट समथिंग तो कुछ है ही नहीं। तो 2.0 का 0th वैल्यू देखेगा, तो 0.9772। ठीक है। तो 1 में से ये 1 में से जो माइनस किया वो समझ में आया क्यों किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 1 - 0.9772 अगर यदि आप लोग करते हो, ये आ जाएगा 0.0। सही है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इस केस में कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इस केस में कितना हो जाएगा? 0.0228 मल्टीप्लाई बाय कितना? 500। तो यह आ जाएगा 11.4। तो 11.4 अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लो 12 के बराबर। अच्छा, 11.4 था ना, 0.5 से 11 ही पकड़ो। कोई दिक्कत अब इसमें? थर्ड वाला पार्ट हो जाएगा? हो जाएगा। चलो, थर्ड वाला करके आप नेक्स्ट करना क्वेश्चन नंबर 8। नाइन्थ मैं करूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 करना, नाइन्थ नंबर मैं करूंगा। पहले इतना फटाफट कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। The test scores of university entrance test are normally distributed with mean 500 marks and standard deviation 100 marks. मीन दिया हुआ है 500 मार्क्स और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 100 मार्क्स। ठीक है। A student can get admission if he scored marks better than at least 70% student. एक स्टूडेंट को एडमिशन तभी मिलेगा जब उसका मार्क्स 70% बच्चों से ज्यादा आएगा। और एक्चुअल में उस बच्चे ने स्कोर कितना किया है? स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम एंड इट इज नोन टू हैव स्कोर ऑफ 585 मार्क्स। उसका एक्चुअल स्कोर कितना है? 585 मार्क्स। फाइंड वेदर द स्टूडेंट विल गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी और नॉट। चीज समझना आप लोग। मीन 500, स्टैंडर्ड डेविएशन 100, लेकिन बच्चा को एडमिशन कब मिलने वाला है? जब उसका मार्क्स 70%, याद रखना 70% बच्चों से ज्यादा आएगा, तभी उसको एडमिशन मिलेगा। और उस बच्चे का मार्क्स है कितना? 585। अब आपको यह बताना है कि 585 मार्क्स अगर उस बच्चे का है तो उसको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। री कंडीशंस क्या, ये तो समझ में आ ही गया कि भाई इस बच्चे का मार्क्स अगर 70% बच्चों से ज्यादा हुआ तो 100% उसको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। और उसका मार्क्स है 585 मार्क्स, तो आपको उसके रेस्पेक्ट में समझना पड़ेगा। तो आप क्या देखोगे कि भाई इसका जो मार्क्स है 585, इट शुड बी लेस देन, मतलब x शुड बी लेस देन इक्वल टू 585 मार्क्स। मतलब आप ये चेक कर रहे हो कितना बच्चा ऐसा है, कितना बच्चा ऐसा है जिनका मार्क्स 585 से कम है। आया बात समझ में? कितना बच्चा ऐसा है जिनका मार्क्स 585 से कम है। क्लियर ये चीज? अब यहां पे आप सबसे पहले नॉर्मल जैसे निकालते हो, z कैसे निकालोगे?
580, सॉरी लेस देन इक्वल लिख दिया मैं पे, -500 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा? 0.85। क्लियर ये चीज? 0.85। तो 0.85 का वैल्यू अपने को क्या मिलेगा? 0.85 का वैल्यू 8 और 5 0.8023। 0.8023 का मतलब हो गया कि 80.23% लोगों का मार्क्स है। देखो 0.8023 क्या प्रोबेबिलिटी, परसेंट के रेस्पेक्ट में हम देखिएगा तो क्या होगा? 80.23%। तो इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है कि 80.23% लोगों का मार्क्स 585 से कम था। मतलब इस बच्चे का मार्क्स क्या है? ज्यादा, तो इसको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। क्लियर ये चीज? हाँ या ना? ये अपन क्या, फिर से बताता है, सवाल ये था कि इस बच्चा को तभी एडमिशन मिलेगा जब 70%, इस बच्चा को एडमिशन तभी मिलेगा जब इसका जो मार्क्स होगा 70% बच्चों से ज्यादा होगा। 70% बच्चों से ज्यादा होगा और इसका मार्क्स है 585। तो अपन ये चेक करें कि कितने ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनका मार्क्स 585 से कम है। तो परसेंट में अपन कैलकुलेट, प्रोबेबिलिटी निकाल तो परसेंट में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाला, मेरे पास है 0.8023, विच मीन्स 80.23%। तो 80.23% बच्चा ऐसा है जिनका मार्क्स 585 से कम है। विच मीन्स क्लियर है ना कि इसको एडमिशन मिलेगा ही, बिकॉज इसको एडमिशन लेने के लिए 70% से ज्यादा चाहिए था, बट इसका जो मार्क्स है उससे 80.23% लोगों का कम है मार्क्स। तो हम लोग बोलेगा यस, यस द स्टूडेंट कैन गेट, यस द स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? आया ना? ये था क्वेश्चन नंबर 9 था ना? In a car manufacturing plant, the time taken to assemble a car is normally distributed with mean 18 hours। ठीक है? मीन दिया हुआ आपको 18 आवर्स, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 1.5 आवर्स। If a car manufactured in that plant is selected random, find the probability that it is assembled in less than 16 hours, more than 19 hours, between 18। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। लेस देन 16 आवर्स का बात करेगा तो x लेस देन 16, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 -16 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो जाएगा? नहीं 2 नहीं, सॉरी 1.5। तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1.5। तो 2 डिवाइडेड बाय 1.5 अपने पास, कोई दिक्कत? अगेन कितना आएगा? गलत किया क्या? ओ सॉरी 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 सॉरी, उल्टा कर दिया। 16 -18 माइनस, ठीक है? क्लियर? तो z लेस देन -1.33, तो 1.33 तक का वैल्यू तो आपको मिल जाएगा। कितना दे तो कॉमन हो गया, कितना वैल्यू इसका? 1.33 तक का वैल्यू, 1.33 तक का वैल्यू 0 पॉइंट कहाँ पे 9082 होगा ना? 0.9082 है। तो 1 -0.9082, इसको आपको कैलकुलेट करना है। 0.0918। कोई दिक्कत? इजी? मिस्टर बजाज। नंबर 2, नेक्स्ट है मोर देन 19 आवर्स। मोर देन 19, तो z कितना हो जाएगा? 19 -18 डिवाइडेड बाय 1.5। तो कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय
तो 0.67 करेक्ट है। तो z ग्रेटर देन 0.67, तो आपके पास 0.67 का वैल्यू आ जाएगा। 0.67 का वैल्यू कितना होगा? 0.67 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 6666777, 0.7486, 0.7486। तो ये हो जाएगा 1 - 0.7486, चलेगा। 1 - क्यू के, समझ आ रहा ना? 1 - क्यू के, ये समझ आ रहा सबको? कोई दिक्कत? इसके बाद में अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपके पास है बिटवीन 18 to 20 आवर्स, 21 आवर्स, 18 लेस देन x लेस देन 21। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे? तो z निकाल लो आप, कितना हो जाएगा? 21 माइनस कितना था? 18 और 1.5, तो 3/1.5 कितना हो जाएगा? 2। और 18 - 18 होता है 0, तो ये हो गया 0। तो 2 तक का वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है? 2 तक का वैल्यू आपके पास है 0.9772, और जीरो का वैल्यू क्या दिया? जीरो का वैल्यू देगा नहीं, इसका क्या होता है? 0.5। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 0.4772। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। सेम टाइप का क्वेश्चन है 11th, वो आप लोग ट्राई करना, 12th अभी देखो। 12th में कहानी समझो। x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 1.5। फाइंड x सच दैट इज इक्वल टू 0.0038। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर यदि मेरे को इसको सॉल्व करना, मेरे को बेसिकली क्या निकालना है यहाँ पे? मेरे को निकालना है ये स्मॉल एक्स, ये स्मॉल एक्स निकालना है, ठीक है। और कैपिटल एक्स में दिया, मतलब मेरे को जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जेड में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, पी जेड ग्रेटर देन, बोलो कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? अब एक बात बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? लिख सकते हैं, बिकॉज एट द एंड मेरे को एक्स का वैल्यू चाहिए। अब इसको इधर ले आओ, 1 - ये हो जाएगा पी, तो हो जाएगा 1 + 1 + 0.0038, कितना हो जाएगा? 1.0038, ये आएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब एक चीज समझो, ठीक है ना, 1.0038, ये अब आपको ढूंढना है। ये जो वैल्यू है ना, अभी तक सोचो, आप एक बात समझो, पी ऑफ 1.3 रहता था। पी सोचो, बी जेड ग्रेटर देन 1.3, तो आप क्या करते थे? 1.3 का वैल्यू ढूंढते थे। अब उल्टा करना है आपको। अब आपको क्या करना है? उल्टा करना है, इधर इधर इधर। इसको हम इधर लिया, इसको इधर लिया है, लिखा उल्टा है। ठीक है, तो 1.0038 मेरे को ढूंढना है, 1.0038।
क्या चीज? माइनस -2.67 ये आएगा ना, 0.0038 उसी में ही है। मतलब x का वैल्यू 2.6 हाँ, z का वैल्यू 2.67 z का वैल्यू 2.67 चलो को इसको एक बार ठीक कर लो पहले। वन माइनस ये है ना, माइनस कर दो, प्लस कर देता, 1 - 0.0038, तो ये आएगा 0.9962। हाँ अब मिलेगा नंबर, 0.9962। तो 0.9962, 0.9962 हो गया 2.67। ये आएगा 2.67। ठीक है, तो x माइनस म्यू बाई सिग्मा इज इक्वल टू 0.9, सॉरी 0.2.67, करेक्ट है। तो अब ये हटा दो, म्यू की जगह आप क्या लिखोगे? म्यू कितना दिया हुआ आपको? 10। सिग्मा कितना दिया हुआ आपको? 1.5, इक्वल टू 2.67। x इक्वल टू 2.67 इंटू 1.5 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा ये? 2.67 इंटू 1.5 प्लस 10, इट विल बी 14.005। तो x इक्वल टू बेसिकली 14, यही आंसर है। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो देखो ऐसा क्वेश्चन का आने का थोड़ा कम चांसेस है, ठीक है ना, बट स्टिल आप कर लो। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करो, नंबर 13 आप लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 13 पे दिया हुआ, कंपनी कंडक्टेड एन आईक्यू टेस्ट फॉर रेंडमली सिलेक्टेड 50 एम्प्लॉयज, ठीक है ना। वॉलंटियर ए स्कोर 74 आउट ऑफ द पॉसिबल 120 पॉइंट्स। वॉलंटियर ए ने आउट ऑफ 120 कितना पॉइंट स्कोर किया? 74, ठीक है। इफ द एवरेज आईक्यू टेस्ट स्कोर वाज रिकॉर्डेड एज 62 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वाज 11, मतलब म्यू का वैल्यू कितना हो गया? म्यू का वैल्यू हो गया 62, सिग्मा का वैल्यू हो गया 11। हाउ वेल डिड वॉलंटियर ए परफॉर्म इन द टेस्ट एज कंपेयर टू अदर वॉलंटियर्स? तो वॉलंटियर ए का एक्चुअल में पॉसिबल पॉइंट्स था कितना? 74। अब यहां पे बेसिकली मेरे को करना क्या है? कंपैरिजन करना है। तो x शुड बी लेस देन 74, ये करने से भी चलेगा मेरा, आया ना। बिकॉज कहानी क्या है अपने पास कि भाई ये जो वॉलंटियर ए है, आउट ऑफ 120 पॉइंट्स इसने स्कोर किया 64 और एवरेज में है लोगों का 62। सवाल ये था, हाउ वेल डिड वॉलंटियर ए परफॉर्म इन द टेस्ट एज कंपेयर टू अदर वॉलंटियर्स। तो मेरे को ये चेक करना है कि इससे कितना लोगों ने कम पॉइंट स्कोर किया है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? z इक्वल टू 74 माइनस 62 डिवाइडेड बाई 11। 74 में से 62 के कितना बचेगा? 12। तो 12/11 कितना हो जाएगा? हाँ हाँ, 1.09 पक्का तो? लेस देन 1.09, तो इसका तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा। कितना? 0.8621, ठीक है। टोटल कितना लोग था? 50 लोग था। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना हो जाएगा? 50 इंटू 0.8621। तो 50 इंटू 0.8621 करोगे कितना आ रहा है? हाँ, एग्जैक्टली 43 तो नहीं आएगा, 43 पॉइंट समथिंग होगा। तो तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेशन में 43, तो 43 आंसर है क्या? नंबर 30, यस। तो 43 अगर आंसर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो वॉलेंटियर ए है उसने मतलब 43 लोगों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया।
समझ में आया? वॉलेंटियर ए जो है उसने 43 लोगों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, बिकॉज इसने जो पॉइंट्स परफॉर्म किया, देखो चीज समझना, एवरेज लोगों ने 62 पॉइंट्स लिया आउट ऑफ 120 पॉइंट्स, इसका पॉइंट था 74। तो अपन क्या निकाला कि भाई 74 से कम आने वाला कितना लोग है, 74 से, सुनना इसको, 74 से कम आने वाला कितना लोग है। तो 74 से कम आने वाला कितना लोग है, 43, विच मीन्स 43 जन से ज्यादा, मतलब सॉरी, क्या बोलेगा हम, 43 से ज्यादा। 43 से ज्यादा लोगों ने अच्छा परफॉर्म, सॉरी, इसने 43 लोगों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, इसने 43 लोगों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, बेटर देन 43, ठीक है ना, हाँ सिंपल, बेटर देन 43। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है, कोई इशू? तो इसमें कोई दिक्कत अभी भी? क्वेश्चन नंबर ये था 13, बाकी 14 15 अगेन एक जैसा क्वेश्चन है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो।